जय हिंद। आज हम देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है? ये जो होता है हम पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का इकाई होता है, मतलब जिससे वह बना होता है। जैसे ईंटों से दीवार बनता है तो ईंट जो है दीवार की इकाई है, एक को मिला के बनता है ईंट से दीवार, ठीक। तो वैसे ही एक एक जो होता है एक एक नेफ्रॉन मिलके और किडनी बनाता है। तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? एक किडनी में हम बताए थे लगभग 8 लाख होते हैं। ये नहीं कि कह दीजिएगा ना 8 लाख होंगे, एक को अधिक नहीं होंगे, ये ऐसा नहीं है। 8 लाख लगभग में बताया जाता है, मतलब अधिक भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज निकाल के बताया जाता है। तो ये जो होता है नेफ्रॉन ये इस स्ट्रक्चर का होता है जैसे आप देख रहे हैं। अब कई लड़के इसको बना नहीं पाएंगे तो देखिए बनेगा कैसे। ऐसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? ऐसे, ठीक। ऐसे बना के और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके आप मिला दीजिएगा। कैसे बनाएंगे? देखिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके और बस मिला देंगे, ऐसे खींच देंगे, हो गया ऐसे, बस ठीक। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। बस ये बोमेन कैप्सूल जो होता है ये जो है यही बस मेन होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाने नहीं आएगा, गोली पारने नहीं आएगा, नली बनाने नहीं आएगा। तो देखिए ऐसे नेफ्रॉन बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ही मुड़ा तुड़ा होता है कि लड़के कन्फ्यूज आ जाते हैं बनाए कैसे। तो देखिए ये मुड़ा तुड़ा बनाया नहीं जाता है। अगर पेपर में आएगा तो बस ऐसे मार दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये इसमें जो होता है 3 पार्ट होता है। ये क्या है? नेफ्रॉन है, जो क्या है किडनी की इकाई है। किडनी क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है, ठीक। तो देखिए ये किडनी की इकाई है जो उसमें मूत्र का निर्माण कराती है। ये 8 लाख पाई जाती हैं, 8 लाख मिल के और जब मूत्र बनाते हैं तब बोलते हैं किडनी मूत्र बनाया है। मतलब कि पूरा किडनी का काम यही करती हैं 8 लाख जो होती हैं ये सब, मतलब नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही काम करता है, लेकिन ये पूरे 8 लाख को हम क्या बोल दे रहे हैं? किडनी बोल दे रहे हैं। पूरा 8 लाख को मिला के बोल दे रहे हैं किडनी। तो देखिए ये जो है ये एक को पढ़ेंगे तो 8 लाख का काम पढ़ सकते हैं ना। तो देखिए क्या होगा, इसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस, 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 ठीक। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल या संपुट जानते हैं? संपुट या कैप्सूल देखिए कटोरी टाइप का है ना, यहाँ पे कटोरी टाइप का है, अगवा जो है कटोरी टाइप का है। तो इसको संपुट या कैप्सूल मतलब कि ऐसे कुछ रखने वाला है, कटोरी टाइप का है, कप टाइप का है। तो इसे बोलते हैं कि ये जो है बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल है, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है ये मेन होता है, इसमें सबसे मेन ये होता है। तो इसके बाद देखिए नलिकाकार भाग है, जो नलिकाकार सारा भाग दिख रहा है ना, नली टाइप का, ये सब नलिकाकार भाग है। तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलस का होता है एक गुच्छाकार संरचना होता है जो बोमेन कैप्सूल में होता है, बोमेन कैप्सूल में। और इधरिया से आया होता है सिरा। कौन सिरा होता है? हम बताए थे ना, रेनल सिरा, रेनल धमनी, रेनल सिरा, रेनल धमनी, रेनल सिरा, रेनल धमनी। तो देखिए सॉरी रेनल सिरा नहीं आएगा यहाँ पे जो रेनल धमनी आएगी। काहे? ब्लड को कौन लाता है? ब्लड को ढोने का काम कौन करता है? धमनी करती है। और रेनल धमनी है, ये धमनी है, मतलब कि ब्लड को ढोएगी और ढो के कहाँ लाएगी? कहाँ लाएगी? नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन को जैसे देगी यहाँ पे ग्लोमेरुलस में देगी, तो ग्लोमेरुलस क्या करेगा? तुरंत सब ब्लड को साफ करके जितना ब्लड में सब कुछ रहेगा सबको छांट लेगी, अलग ही छांट लेगी, या बस ब्लड को छोड़ देगी, जो है बस ब्लड को छोड़ देगी। ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करेगा? बस ब्लड को छोड़ देगा, उसमें जो था सब छांट के निकाल दिया। क्या किया? सब छांट के निकाल दिया, और जो उसमें ब्लड है उसको फिर से वापस भेज दिया। कहा तू जा अपना काम कर फिर से। अब ब्लड क्या करता है? हम बताए थे ना कि कोनो पदार्थ यहाँ रहेगा तो यहाँ से ढकेल के यहाँ कर देगा, यहाँ से ढकेल के यहाँ कर देगा, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को ले जाता है, बस यही करता है ब्लड, ठीक। तो देखिए ये जो होता है ब्लड ऐसे आता है रेनल धमनी से। और गुच्छाकार ये संरचना क्या होता है? ग्लोमेरुलस। तो अब देखिए ना ब्लडवा तो सब कुछ लाया था, प्रोटीन लाया था, वसा लाया था, ये सब मतलब प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज ये सब मिला के लाया था, यूरिया मतलब अपशिष्ट पदार्थ भी लाया था और उपयोगी पदार्थ भी। और ये जो है ये बकलोल है, सियार है, जानते हैं क्या करता है? मतलब अच्छो पदार्थ को छान लेता है, अच्छा पदार्थ को भी रख लेता है, अच्छा पदार्थ को भी छान के इधर ये रख लेता है, बस ब्लड में भेज देता है। तो आपको ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। सब जब बहरे निकल जाएगा तो कहाँ से ऊर्जा मिलेगी? तो देखिए क्या होता है। अब वही है जो ये कहता है
अरे बकलोलवा कहाँ है, इसको सारा छाट के दे दिया। तो जानते हैं क्या करता है, उसमें से उपयोगी पदार्थ ही बोमेन कैप्सूल, ये गुच्छाकार संरचना जो है ये काम कर रहा है। क्या है गुच्छाकार संरचना, जो मतलब ऐसे कुछ गुच्छा टाइप में है, वो क्या कर रहा है, वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, जिसमें से ब्लड को अलगे भेज दे रहा है और उसमें से जो कण हैं उसको अलग कर दे रहा है। ठीक, तो उसके बाद बोमेन कैप्सूल है, कहता है ये कहा सब छान दिया, सब कहा छान दिया, जो उपयोगी है उसको तो अंदर में रखना था ना, तो साफा बकलोल है। तो देखिए क्या करता है, ये जो है बोमेन कैप्सूल या ये जो है ये तुरंत क्या करता है, उपयोगी पदार्थ को छान लेता है, उपयोगी पदार्थ को अलग कर देता है और यूरिन को अलग कर देता है। यूरिन मतलब पेशाब होता है, यूरिन मतलब पेशाब। तो देखिए यूरिन को अलग कर दिया और उपयोगी पदार्थ को अलग छांट दिया। तो उपयोगी पदार्थ जो है फिर से इस नली पे जो है खूब मतलब केशिकाएं बिछी होती हैं। किसकी केशिकाएं होंगी, रक्तवाहिका, रक्तवाहिका जानते हैं ना, ब्लड वेसल्स। तो ये जो होती है खूब ब्लड वेसल की केशिकाएं इस नली पे बिछी होती हैं। तो जैसे यहाँ पे छाट के दे देता है, इस नली से जो मतलब केशिकाएं लिपटी हुई हैं उसमें फिर से एब्जॉर्वेशन हो जाता है, एब्जॉर्वेशन हो जाता है मतलब अवशोषण हो जाता है, खींच लेती हैं सब। किस चीज़ को, पूरे उपयोगी पदार्थ को। क्या थी, ब्लड वेसल की केशिकाएं। केशिका और कोशिका में अंतर है। देखिए केशिका क्या होता है, पतली पतली नली होती है, और जो कोशिका होता है वो हमारे शरीर की इकाई होता है, मतलब अंगों को बनाता है। तो देखिए ये जो है ये क्या करता है, ये नली जो है पूरे अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया था बोमेन कैप्सूल और उपयोगी पदार्थ को अलग कर दिया था। तो ये नलिकाकार भाग पे जो है पूरे कुछ केशिकाएं पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स की, मतलब कि रक्तवाहिका की, तुरंत चूस लेती हैं, खींच लेती हैं उपयोगी पदार्थ को, और जो यूरिया है वो चला जाता है संग्राही नलिका में। है जो है ये संग्राही नलिका, लिख लीजिएगा, इसका नाम है जो ऐसे खड़ा नलिका है ये क्या है, संग्राही नलिका। तो देखिए ये कितने भाग में है, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और नलिकाकार भाग। कौन सा है जो गुच्छाकार टाइप में बिचवा में दिख रहा है, ग्लोमेरुलस है, कप के टाइप का दिख रहा है, कटोरिया टाइप का दिख रहा है, क्या है ये है बोमेन कैप्सूल या संपुट भी बोलते हैं। ये जो है उसके बाद नलिकाकार भाग है, नली टाइप का दिख रहा है, सब नलिकाकार भाग है। इसमें दो होंगे, एक नेफ्रॉन नली होगा, एक नेफ्रॉन नली, और ये संग्राही नलिका। संग्राही नलिका ये जानते हैं क्या करती है, संग्राही नलिका कुछ नहीं करती है, इसमें से सब अपशिष्ट पदार्थ अलगे हो गया और उपयोगी पदार्थ अलगे। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसी को रखी है, जैसे मतलब रखी नहीं है, ये जो ऐसे रखी रहती है उसके बाद भेज देती है कहाँ पे भेजेगी, यूरिनरी ब्लैडर में। किसके द्वारा, मूत्र वाहिकाओं के द्वारा। तो ये भेजने का काम करती है, मतलब कि इसमें बस अपशिष्ट पदार्थ ही होता है, इसमें अपशिष्ट और शुद्ध सब होता है। समझ में आ रहा। तो ये देखिए क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले आया था ब्लड, उसको तुरंत छान दिया, कौन, ग्लोमेरुलस। क्या किया, तुरंत छान दिया और क्या किया, सब मतलब उपयोगी पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थ सबको छांट के रख लिया। तो है जो है क्या, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या करता है, उसको उपयोगी पदार्थ को अलग कर देगा और अनुपयोगी पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को अलग कर देगा। और उसके बाद इस नलिकाकार भाग में जो है कुछ केशिकाएं बिछी हुई हैं, केशिकाओं के जाल हैं, केशिकाओं के जाल हैं, जो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। किसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो उपयोगी पदार्थ है, शरीर के लिए उपयोगी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे। समझ रहे हैं। उसके बाद जो है संग्राही नलिका द्वारा कहाँ चला जाएगा, जो मूत्र नलिका है उसमें चला जाएगा। तो देखिए ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को छान देता है। किसके, इस ब्लड को छानने की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो ब्लड को छानने की प्रक्रिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। बस ये गुच्छाकार संरचना में होता है, हम बता दिए हैं। शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। अब देखिए यहाँ से जो है ना, ऐसे धमनी आया था, छान के ये धमनी है, सिरा है, तुरंत छान के तुरंत भेज देता है ब्लड को। अब ब्लड को भेज देता है, जाके फिर से इसमें लिपटा होता है, तो सोख लेता है सब उपयोगी पदार्थ। समझ गए कैसे होता है। ऐसे आता है ब्लड, इससे छन के जाता है, किससे, है धमनी से आया था, सिरा से छन के जाएगा, छन के जाएगा, बस यहाँ पे कुछ केशिका बिछा देता है। काहे लिए, उपयोगी पदार्थ को फिर से खींच लेने के लिए। कैसे कि इसका सब उपयोगी पदार्थ भी ले लिया था, सब जितना काम का था सब ले लिया था। तो इसके बाद यहाँ पे केशिका में बिछा होता है, उसके बाद फिर से अलग चला जाता है, मतलब एक बन जाता है। केशिका सारे मिलकर एक क्या बना लेते हैं, सिरा। कौन सा, रेनल सिरा। और फिर हार्ट में पहुँचा देंगे, फिर हार्ट पंप कर देगा, फेंक देगा। तो उसके बाद हमारा शरीर, मतलब शरीर में सारे
प्रोटीन वोटीन सब जो जितना थे ग्लूकोज सब मिल जाएंगे, मतलब शरीर में चले जाएंगे। देखिए अब बोमैन कैप्सूल जो है ये आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है। हम बता दिए यूरिया को अलग करता है, यूरिया को अलग कर दिया था और उपयोगी पदार्थ को अलग कर दिया था, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या किया, अपोहन, डायलिसिस। अब इसी को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस, अपोहन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये नलिकाकार भाग जो है ये संग्राहक नलिका क्या होता है, इसी में पेशाब जाता है और इसी के द्वारा फिर से कहाँ चला जाएगा, मूत्रवाहिका में। हम मूत्रवाहिका बता दिए थे क्या होता है। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये काम करता है इस टाइप में। कैसे, ये गुच्छाकार संरचना जो है ब्लड से सब पदार्थ को छान देता है, बस ब्लड को छोड़ देता है। उसके बाद बोमैन कैप्सूल उपयोगी पदार्थ को अलग कर देगा और अनुपयोगी पदार्थ को अलग, अनुपयोगी पदार्थ को भेज देगा कहाँ पे, संग्राहक नलिका में, और जो है उपयोगी पदार्थ उसको ब्लड में फिर से मिला देगा, ब्लड फिर से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है। अब हम प्लांट में देखते हैं, प्लांट में उत्सर्जन कैसे होता है। प्लांट में तो एक जगह स्थिर रहना है, कम में खाना बनाते हैं सब, कहाँ से कि उन सबको कौन काम थोड़ी ना करना है। का प्लांट बढ़ाती जाता है, जो पौधा होता है बढ़ाती जाता है, कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता है। तो इसलिए उसमें जो है कुछ कम एनर्जी बनता है, कुछ कम, हमसे कम एनर्जी चाहिए उसको, एक ही जगह रहना है, बस जीना है, खाना है, यही करना है। तो अब देखते हैं कि उसमें ये होगा कि जो कम खा रहा है, कम बना रहा है, तो उसमें उत्सर्जी पदार्थ भी कम निकलेगा ना, कम, तो वही उत्सर्जी पदार्थ कम निकलेगा। तो उसको देखते हैं कि उसमें कैसे जो होता है उत्सर्जन होता है। अब देखिए ये जो पौधे हैं अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में इकट्ठे करते हैं या मतलब निकालते हैं। तो देखिए जो पहले अभी मनुष्य में ही देख लीजिए, पहले पेशाब का पीएच जो होता है 4.8 होता है। कोई पूछेगा पेशाब का पीएच कितना होता है, 4.8 होता है, इसलिए ये अम्लीय होता है। अम्ल का पीएच कितना होता है, 7 से नीचे। कितना होता है बाबू, 7 से नीचे, और क्षार का 7 से ऊपर होता है पीएच मान। तो ये पीएच एक अम्ल और क्षार नापने का एक पैमाना है, कौन अम्ल है कौन क्षार है। जिसका पीएच 7 से अधिक होगा उसको मार दीजिएगा क्षार, और जिसका पीएच 7 से कम होगा उसको मार दीजिएगा अम्ल। अब कोई पूछेगा 7 होगा तो 7 होगा तो मार दीजिएगा न्यूट्रल, लवण होता है। तो देखिए इसमें जो गंध है, गंध जो है पेशाब में जो गंध आता है, मतलब कि स्मेल करता है, किसके कारण, अमोनिया के कारण स्मेल करता है। ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट एक जम जाता है किडनी में, जिसको बोलते हैं पथरी हो गया है, बोलते हैं लोग कि हमारे किडनी में पथरी है जिसको निकलवाना है, बोलते हैं ना। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वह उसी का एक गांठ बन जाता है। तो ये जो किडनी में होता है स्टोन, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब देखिए पादपों में उत्सर्जन, मतलब पौधों में उत्सर्जन, पेड़ पौधा उर्दू शब्द है, तो देखिए पेड़ पौधों में उत्सर्जन, अब पादप हिंदी शब्द है। तो देखिए उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन, इसमें उत्सर्जन तंत्र ही नहीं पाया जाता। अब देखिए ना इतने बड़े पादप हैं लेकिन वो जो है एक ही जगह स्थिर रहते हैं, तो उनको उत्सर्जन की ज़रूरत क्या है, उनको उत्सर्जन बहुत कम करना पड़ता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ बहुत कम बनता है, बहुत कम। तो अब उसको उत्सर्जन तंत्र इसलिए भगवान नहीं दिए। अब देखिए इसमें अपशिष्ट पदार्थ जो होता है कम घातक होता है, मतलब उसको मारेगा नहीं, हम लोग को तो मुआ देता है, लेकिन ये जो है इसको मारेगा नहीं, मतलब उसको इसका डेथ नहीं होगा। तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है। दिन में देखिए, दिन में पादप क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन को फेंक देते हैं ना। तो फेंकते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। अब रतिया को ही क्या करते हैं सब, रतिया को जानते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या है, श्वसन करना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे उससे तो भोजन बनाया था, ये सब जो है श्वसन नहीं किया था, ये भोजन बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड से। अब रतिया को श्वसन करके ऊर्जा बनाता है सब। तो जानते हैं रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ हैं, समय समय पर ये उपयोगी हैं, समय पे अपशिष्ट हैं। तो देखिए ना इसको मार देगा, का कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा मार देगा, ऑक्सीजन रहेगा मार देगा, कुछ नहीं करेगा। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है विसरण द्वारा बाहर निकल जाता है। विसरण क्या होता है, फैलने की एक प्रक्रिया है। जैसे अगरबत्ती को कोना में लगा देते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये जो विसरण द्वारा निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अतिरिक्त जल जो होता है वाष्पोत्सर्जन, मतलब कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है,
देखते हैं ना, सूर्य चमकता है एक ही बार, गर्म कर देता है, उसको उबाल देता है जल को, और मतलब वो वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन से अतिरिक्त जल, मतलब कि ज़्यादा जो जल पौधों में होता है वो निकल जाता है। अब जो गोद या लाशा के रूप में पदार्थों में, पौधों में जो होता है अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। देखते हैं कोई काट देते हैं, पहले जानते थे हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, ऐसे ही पेड़वा को मारते चलते थे, तो उसमें से देखे होंगे अगले दिन लाशा निकल जाता था। एक चिपचिपा पदार्थ गोद टाइप का होता है जिसको लाशा बोलते थे, वो गोद को। तो देखिए लाशा के रूप में ये अपने अपशिष्ट को निकालते हैं। अब छाल जो होता है इसका अपशिष्ट पदार्थ है, मरल है। छाल जो है उसकी मृत्यु हो गई है, वो डेड है, मतलब उसका डेड पार्ट होता है छाल। क्या होता है, छिलका जो होता है पेड़ के ऊपर का, वही छाल कहलाता है। अब पत्ती में जो इकट्ठा होता है, कुछ पौधों में जो होता है अपशिष्ट पदार्थ, कुछ का मतलब ज़्यादातर पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है। और देखते हैं पत्ती झाड़ देते हैं, सब पौधा पत्ती झाड़ देते हैं, उसका अपशिष्ट पदार्थ निकल गया, कोनो बात नहीं, अपशिष्ट पदार्थ का कोनो अंग नहीं है, फिर भी पत्ती को गिरा देंगे बस, सब अपशिष्ट पदार्थ खत्म। ये जो ऋतिका है, अब पत्ती में कैसे अपशिष्ट पदार्थ आता है, सब लेके जाते रहते हैं जाइलम फ्लोएम सब, तो ये सब मतलब वहाँ पे ले जाके रख देते हैं, पत्ती गिर जाती है तो अपशिष्ट पदार्थ खत्म हो जाता है। ऋतिका वैक्यूल्स कोशिका का एगो अंग है, कोशिका का एगो अंग है। जानते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अपशिष्ट पदार्थों का एक जगह संग्रह होता है। मतलब खराब जो चीज़ है उसको ले जाके एगो ढेर बना दीजिए, क्या बन गया, वैक्यूल्स बन गया, ऋतिका बन गया। मतलब कि ये ऋतिका जो है एक मतलब अपशिष्ट पदार्थों का एक ढेर है। तो ये मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को रखने वाली जो मतलब अंग है कोशिका की, वैक्यूल्स है। मतलब कि ये अपशिष्ट पदार्थ को संचित करता है, तो इससे कोई असर नहीं पड़ता है। उसके कोशिका में एक और पड़ा है अपशिष्ट पदार्थ, एक और खाना बनाता रहता है अपना, ठीक, तो उससे कोई असर इसको नहीं पड़ता है। जड़ से भी अपशिष्ट पदार्थ कुछ पौधे निकालते हैं, जड़िया से जमीन में छोड़ते रहते हैं कुछ मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो है छोड़ते रहते हैं, खराब जो उसके लिए उपयोगी नहीं, छोड़ता रहता है। अब देखिए अपशिष्ट पदार्थ जो है कई पेड़ पौधे क्रिस्टल के रूप में एक जगह जमा कर लेते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, चीनी देखें क्रिस्टल है। फिटकरी क्या है, क्रिस्टल है। नमक का रोड़ा पहले आता था, ढेला नमक आता था, जानते हैं इतना बड़ा होता था, वो भी क्रिस्टल है। मतलब कि जो इस टाइप का दिखता है वो सब क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल के रूप में भी पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट पदार्थ को रखते हैं। तो ये पेड़ पौधों को अपशिष्ट पदार्थों को रखने की क्या है, विधि है। अब हमको पढ़ना बस है इस चैप्टर में, अब क्या डायलिसिस पढ़ना है। डायलिसिस मतलब कि कृत्रिम अपोहन पढ़ना है, कृत्रिम अपोहन जिसको बोलते हैं डायलिसिस। हीमोडायलिसिस कई प्रकार का होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो डायलिसिस जो है हम बिना क्लास डाले उस पर और उसका लेक्चर डालेंगे, क्योंकि थोड़ा उसको एक्स्ट्रा में हम बताएंगे, तो आप जो मतलब आपके काम लायक होगा उसमें, तो वो जो होगा उसमें थोड़ा हम क्लास का नेम नहीं डालेंगे, लेक्चर नंबर नहीं डालेंगे, ऐसे डालेंगे उस वीडियो को, तो उसको देखिएगा। ये डायलिसिस की प्रक्रिया हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डायलिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।